हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे ब्रह्मांड तथा सौरमंडल। ठीक है, हम इसमें क्या देखेंगे दोस्तों? ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में। तो हम देखते हैं ब्रह्मांड क्या है। सभी आकाशीय पिंड, ठीक है, सभी आकाशीय पिंड, उल्का तथा समस्त सौर परिवार जिसमें क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि सब सम्मिलित होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड बोला जाता है। मीन्स यूनिवर्स एक तरीके से। यूनिवर्स में क्या होता है? सारे के सारे जितने भी आकाशीय पिंड हैं, ठीक है, एस्ट्रॉयड, उल्का, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? क्षुद्र ग्रह और ये धूमकेतु, ये मतलब ऑल ओवर टोटल जब जिसमें होता है वही ब्रह्मांड कहला देता है। ठीक है, ब्रह्मांड का व्यास जो है ये कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। और यहाँ पे ये जो डेटा लिखा है ये किलोमीटर में है। ठीक है, ये क्या है? 1 प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर है। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर बराबर कितना? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। या फिर अगर मीटर में आपको देखना है तो यहाँ पे 10⁻15 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? एक प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है, बड़ा मात्रक है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15, ये आ जाएगा मीटर में। तो ध्यान रखना, मीटर और किलोमीटर में कंफ्यूज मत होना। मीटर में रहेगा तो आपको 15 बोलना है और किलोमीटर में रहेगा तो कितना? 12 बोलना है। तो जो ब्रह्मांड है इसका व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष होता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। प्रकाश वर्ष, सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, मतलब ये है, जो प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और जो दूरी का मात्रक है उसमें दूरी कितनी है प्रकाश वर्ष की? तो सूर्य का जब प्रकाश होता है एक वर्ष में, जो सूर्य से निकलता है जो प्रकाश, वो एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे बोलते हैं 1 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष जो बात करते हैं, एक वर्ष में जो प्रकाश होता है वो कितना दूरी ट्रेवल करता है? तो हमने बताया है इतना किलोमीटर, 9.46 किलोमीटर, 46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करता है एक साल में सूर्य से निकला हुआ प्रकाश। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इनटू लाइट ट्रेवल्ड इन ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। ठीक है, आपको पता होगा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है नहीं होता? चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय आपको कितना लेना है? 1 साल लेना है। ठीक है, समय आपको 1 साल लेना है। और जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है? 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ इसको जो समय है इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दो। तो जब अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। ठीक है, 365, और एक दिन में कितना होता है? 24 घंटे होता है। और एक घंटे में कितना सेकंड होता है? तो 3600 सेकंड होता है। ठीक है, तो सेकंड में लेके जाना है क्योंकि ये सेकंड हमें कट करना है। जब गुणा करेंगे तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा। ये पूरा गुणा करेंगे और ये वाला जब पूरा गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? बिल्कुल आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आ जाएगा। और यही आ जाता है आपका 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो ये चाहे डेटा ध्यान रखो, चाहे आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके लिए लेंदी हो जाएगा। हमेशा कोशिश किया करना कि आपको 2-3 बार में, ऐसे 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको लाइट ईयर की वैल्यू याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं क्या है। हमारा सौरमंडल कई मंदाकिनियों से मिलकर बना है। ठीक है, और जो मंदाकिनियाँ होती हैं क्या होती हैं? तारों का समूह होती हैं। मतलब एक मंदाकिनी में ढेर सारे तारे होते हैं। अब तारे क्या होते हैं? तारे ऐसे होते हैं जैसे सूर्य भी एक क्या है? तारा है। तो तारे में खुद का प्रकाश होता है। तारे किसे कहते हैं? तो तारे सबको नहीं कहते हैं। जो हमारा पृथ्वी है वो तारा नहीं है। ठीक है, लेकिन सूर्य एक तारा है। तो तारा जो होता है उसमें खुद का प्रकाश होता है। खुद का प्रकाश होता है, मतलब खुद के प्रकाश से वो चमकते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो हमारे ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं? इन्हीं तारों के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, जब तारों का प्रकाश ग्रह पे पड़ता है तब ये चमकते हैं। इतनी सी भी बात आपको ध्यान में आ गई होगी, समझ में आ गया होगा। तो हमारी मंदाकिनी का जो 80% भाग है वो क्या है? सर्पिलाकार है। इससे सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो ने ही सबसे पहले दूरबीन बनाई थी। ठीक है, गैलीलियो के दूरबीन के फादर का नाम आए तो आप क्या बताओगे? गैलीलियो। तो गैलीलियो ने जब दूरबीन बनाई थी सबसे पहले खुद ही यूज करेंगे ना भाई। ठीक है, तो उन्होंने खुद ही उस दूरबीन का यूज किया और बताया कि हाँ भाई, जो ऊपर दिखता है वो है नहीं वैसा, जो दिखता है वो है क्या? सर्पिलाकार है उसका शेप। ठीक है, 80% भाग उसका सर्पिलाकार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। हमारी मंदाकिनी की सबसे नज़दीक की मंदाकिनी क्या है? देवयानी। ठीक है, देवयानी इज द सिस्टर, समझ लो आप, बहन है बिल्कुल। किसकी?
किसकी बहन है? मिल्की वे की, ठीक है। दुग्ध मेखला मंदाकिनी की बहन क्या है? देवयानी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है ऐसे ही, ठीक है। देवयानी क्या है? पड़ोसी, नज़दीकी है, ठीक है। अभी तक कई सबसे नई मंदाकिनी क्या है? डॉर्फ गैलेक्सी। अभी तक की जो सबसे नई मंदाकिनी डिस्कवर की गई है, खोजी गई है, उसका नाम क्या है? डॉर्फ गैलेक्सी। इतने पॉइंट्स तो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक की, ठीक है। जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक ऐसे टर्म्स आते हैं, ये क्या होता है? तो इसके अनुसार पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, ठीक है। जियोसेंट्रिक टर्म्स के अकॉर्डिंग जो पृथ्वी है उसको क्या माना जाता है? ब्रह्मांड का केंद्र, जिसमें सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते थे, जो कि रॉन्ग है, जिसके पहले बताया भी गया है आपको, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आ जाता है हेलियोसेंट्रिक, ठीक है। इस कल्पना के अनुसार या इस अकॉर्डिंग, इस वर्ड के अकॉर्डिंग, इस सिद्धांत के अनुसार, इसके अनुसार सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा इसकी परिक्रमा करता है, यही राइट है, ठीक है। इसमें देखते हैं सेकंड पॉइंट जियोसेंट्रिक में, इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टालमी ने कहा था, ठीक है। मतलब जियोसेंट्रिक एक वर्ड है जिसको एक्सप्लेन किया गया जो क्लॉडियस टालमी थे, ठीक है। क्लॉडियस टालमी के बारे में आपको पहले मैं बता भी चुका हूँ कि जो क्लॉडियस टालमी थे, इन्होंने ये वाला अपना सिद्धांत दिया था जिसे बोला गया था क्लॉडियस टालमी का सिद्धांत, ठीक है। और ये किया था किसने? कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस जो कि पोलैंड के रहने वाले थे, इन्होंने बताया था कि बिल्कुल क्लॉडियस टालमी का स्टेटमेंट गलत है, तो इन्होंने अपना नया स्टेटमेंट जारी किया था। इनके अनुसार क्या था? सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, जबकि पृथ्वी नहीं है और सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सौरमंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, आपको ये ध्यान में रखना है। सोलर सिस्टम, यहाँ से हर एक एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन की बात तो कर ही लेता हूँ मैं, इतना तो मिनिमम पूछेगा ही, ये गारंटी में लिख के मैं दे दूँ, ठीक है। और जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, जितना आपको मैं पॉइंट्स नोट करा रहा हूँ, इतने पॉइंट अगर आप तैयार करके जाते हो तो 100% आपका क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। अब देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। जो हमारा इसमें पहला टॉपिक है सोलर सिस्टम में, वो क्या है? सूर्य है, ठीक है। अब देखते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, है ना, आकाशीय पिंड, ये सब मिलकर सौरमंडल कहलाते हैं। सौरमंडल की सौरमंडल की परिभाषा तो हम पहले भी देख चुके हैं, सौरमंडल क्या है। अच्छा, सौरमंडल के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? कॉपरनिकस को जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। सौरमंडल का प्रधान क्या है? सूर्य है भैया। इतनी सी बात समझ लेना कि सन इज द फादर समझ लो, ठीक है। सौरमंडल का प्रधान जो है, मुखिया जो है, वो कौन है? सूर्य है। और सूर्य को आप अभी बताया था आपको, सूर्य क्या है? तारा है, जो पृथ्वी के सबसे पास का तारा है, ठीक है। इसी पे ही, इसलिए सूर्य का ही प्रकाश हमारे पृथ्वी पे पड़ता है। तारे बहुत हैं, लेकिन सूर्य जो है हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है, इसलिए इसी का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर पड़ता है। और भी एक क्वेश्चन अभी बताया था मैंने आपको पहले ही कि जो सूर्य के प्रकाश की चाल है वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। या फिर आप बोल सकते हो, या फिर दूसरी लैंग्वेज में ये बोल सकते हो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये समस्त सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। सूर्य क्या है? ऊर्जा देता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। ऊर्जा से आप सोलर सिस्टम जब पढ़ते हो, सोलर पैनल पढ़ते हो इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो जिससे आप, अब क्या है नया मॉडर्न जो आया है, नया तरीका है बिजली बनाने का, वो क्या है? सोलर सेल से ही बनाते हो ना आप। तो सोलर सेल में क्या होता है? सूर्य की ऊर्जा को स्टोर करके फिर उसके बाद आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, और ऐसे डिवाइस का नाम आप सोलर पैनल दे देते हो, ठीक है। तो वही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, सूर्य एक ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। ऊर्जा के बारे में और एक पॉइंट बता दूं, ऊर्जा कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती है। ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो, ना तो नष्ट कर सकते हो, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हो, उसे बोलते हैं ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो, तो इसीलिए सूर्य की ऊर्जा को हम किस में? विद्युत ऊर्जा में बदल के अपना इलेक्ट्रिसिटी से पंखा वगैरह जो भी करना है अपना हम काम करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये डेटा है बिल्कुल। इसका जो व्यास है, ठीक है, किसका व्यास है? पृथ्वी का 13,92,000 किलोमीटर। जो पृथ्वी से जो सूर्य का व्यास है वो कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से 110 गुना। ये भी क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है, ठीक है। आरआरबी जेई के जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी का जो व्यास है, जो सूर्य का व्यास है वो पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है। ऑप्शन था 110, 109, 111, एकदम क्लोज ऑप्शन थे, ठीक है। तो आपको 110 तो बिल्कुल 100
परसेंट आपको ध्यान में रखना। सूर्य एक गोला है, ऐसे ही समझ लो, सूर्य लास्ट में गोला है तो गोला रहेगा, आगे 11 लिख दो, एक एक गोला है, एक एक मिला के एक पूरा गोला बना है सूर्य, ऐसे ध्यान में रखना है आपको। हमारी मंदाकिनी से लगभग 3000 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है, ये है हमारी मंदाकिनी से, कौन, सूर्य, ठीक है, जो सूर्य है हमारी मंदाकिनी से कितना दूर है, 3000 प्रकाश वर्ष दूर है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो सूर्य, पृथ्वी को सूर्य का 2 अरबवां भाग मिलता है, ठीक है, पृथ्वी को जो सूर्य का है 2 अरबवां भाग, क्या 2 अरबवां भाग, प्रकाश, ठीक है, सारा प्रकाश हमारी पृथ्वी पे नहीं आ जाता है, ठीक है, सिर्फ 2 अरबवां भाग हमारे पृथ्वी पर आ पाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सौर मंडल के बारे में विश्व के समस्त जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है, कॉपरनिकस, बहुत बड़े इंसान है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है इन्होंने, ज्योग्राफी में भी आप नाम बिल्कुल नहीं भूल सकते हो। विभिन्न ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन करने वाला कौन था, केपलर, केपलर ने अपने नियम दिए, ठीक है, केपलर का प्रथम नियम, केपलर का द्वितीय नियम, इन्होंने पहले नियम में कहा कि जो सूर्य है यही सेंट्रल है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है, बाकी चीज़ें घूमती रहती हैं, चक्कर लगाती हैं सर, और ठीक है, और वो किस शेप में, इलिप्टिकल शेप में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं सारे ग्रह सूर्य का, ये भी किसका नियम है, केपलर का नियम है। और उन्होंने भी बताया था कि केपलर से कौन से ग्रह कितनी दूर होती हैं, ये भी बात उन्होंने वहाँ पर बताई थी दूसरे नियम में जाके, ठीक है, इसका सिद्धांत दिया था। तो आपको ये सब तो साइंस में पढ़ना है, तो इतना सब आपको ध्यान में रखना है कि जो केपलर थे उन्होंने ग्रहों की गति का संबंधित नियम बताया था कि कौन सा ग्रह कितनी तेज चलेगा, ठीक है, कौन किधर चक्कर लगाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। और ये आ गया आपका 7 करोड़ का क्वेश्चन, ठीक है, केबीसी में पूछा जाने वाला 7 करोड़ का क्वेश्चन है ये। तो अगर हम बात करते हैं सूर्य की ना, तो सूर्य क्या है, ये है मान लो सूर्य, इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस है, दूसरा आपकी हीलियम गैस है, और तीसरा क्या है, अदर मान लो, ठीक है, और भी गैसेस हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों से मिलके क्या बनता है, सूर्य बनता है। अब आपको ध्यान में रखना, अब जो हाइड्रोजन गैस होती है, अब देखना यही क्वेश्चन आपका केबीसी में 7 करोड़ के लिए पूछा गया था, तो समझ लो 7 करोड़ ही क्वेश्चन हो गया ये भाई, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सन के अंदर क्या क्या मिलता है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस होती है, कितनी होती है, 71% होती है, हीलियम कितनी होती है, 26.5% होती है, और अदर कितनी होती है, 2.5%। अब इन दोनों को जोड़ के 100 में से घटा दोगे तो 2.5 बचेगा ना भाई साहब, ठीक है, तो इतना अदर आ जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। अब हाइड्रोजन गैस जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा हॉट गैस है, बहुत ही ज़्यादा गर्म गैस है, इससे बहुत हीट निकलती है, ठीक है, इसीलिए पूरा पूरा सूर्य क्या है, जलता रहता है। यही हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं ये मिक्स होते हैं ना, तो आपस में टकराते हैं, और टकराते हैं तो चिंगारी उठती है, समझ लो ये जल उठता है, तो इसीलिए पूरा सूर्य हमेशा जलता रहता है, ठीक है, इसी वजह से वहाँ से हीट निकलती है। और ये हाइड्रोजन इतनी है कि ये लगातार जलता रहेगा ऐसे आने वाले 5 करोड़ सालों तक, तब भी सूर्य की रोशनी खत्म नहीं होने वाली है, सूर्य में हाइड्रोजन का खत्मा कभी होगा नहीं, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, ठीक है, यहाँ पे कोड लिखा है, यहाँ क्रोड कह लो, ठीक है, क्या कहलाता है, क्रोड। जो सेंट्रल पार्ट होता है, मतलब जो सूर्य के अंदर वाला पार्ट होता है, बिल्कुल बीच वाला, उसे क्या बोलते हैं हम, क्रोड बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जिसका जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 1.5 गुणे 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है ये, लगभग कितना है, लगभग ये 1500 लाख डिग्री सेल्सियस है। इतना आप सोच भी सकते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल जाता है, ये तो 1500 लाख है, 1500 लाख, ठीक है, डिग्री सेल्सियस है, इतना भी बात आपको ध्यान में रखना है। सूर्य का जो बाहरी सतह है उसका जो तापमान है वो कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है, मतलब अंदर वाला बहुत ज़्यादा है, कितना है उसका डेटा मैंने आपको बता दिया, 1500 लाख डिग्री। जबकि जो बाहर वाला, जो अपर साइड का है, ठीक है, बाहर वाला, इसका तापमान कितना है दोस्तों, 6000 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा कम हुआ, रियायत हुई, लेकिन फिर भी ख़त्म करने के लिए बहुत है ये, ठीक है। सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर 107 डिग्री ताप पर एक हीलियम नाभिक का निर्माण कर देते हैं, ये भी बात, मतलब हाइड्रोजन से ही हीलियम बनता है, और हाइड्रोजन से हीलियम बनता है इसीलिए हीलियम कम है, ठीक है, हाइड्रोजन ज़्यादा है, और 4 नाभिक जब मिलते हैं ना हाइड्रोजन के, तब जाके हीलियम बनाते हैं, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। सूर्य की जो ऊर्जा है, इसका स्रोत इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन का होना, ठीक है, नाभिकीय संलयन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ही ज़्यादा साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, नाभिकीय संलयन क्या होता है। तो नाभिकीय संलयन में होता है जब रोज कई सारी छोटी छोटी चीज़ें आपस में मिलकर एक क्या बनाती हैं, बड़ी चीज़ बनाती हैं। तो इन सब की एनर्जी, इन सब का भी थोड़ा अपना एनर्जी है, इनका भी कुछ एनर्जी है, इनका भी एनर्जी है, तो जब सब मिलते हैं ना तो उसे बोलते हैं संलयन,
ठीक है, और इसी पर आधारित है आपका हाइड्रोजन बम, क्योंकि वहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस ही होती है। नाभिकीय संलयन का मतलब आपको हाइड्रोजन बम ध्यान में रखना है, और नाभिकीय विखंडन का भी आए तो उसका आपको ध्यान में रखना है क्या, न्यूक्लियर बम, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रह का वेग तब अधिकतम होता है जब वह सूर्य से दूर होता है। मान लो, जैसे आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये क्या है बीच में, ये मान लो सन है, सूर्य है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में ग्रह चक्कर लगाते हैं, ये हैं, ठीक है। मान लो यही ग्रह है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, फिर ऐसे जा रहा है। अब जब ये सूर्य से, मान लो इधर तो नज़दीक है, ये ग्रह जब इस वाले पोजीशन पे था, यहाँ पे था ये ग्रह, ठीक है, तब क्या था, ये नज़दीक था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे गया, देखो यहाँ पे तो इनकी दूरी बढ़ गई, और जैसे ही बढ़ गई तो ये जल्दी कवर करने के लिए इनकी स्पीड यहाँ पे बढ़ जाती है। यहाँ पे इनका जो वेग था वो कम था। यही पॉइंट आपको समझाना था, तो समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, अंतरिक्ष में कुल कितने हैं, 89 तारामंडल हैं। ये भी बात आपको समझना है, कितने तारामंडल हैं, 89 तारामंडल हैं, ठीक है। अगला है, प्रकाश मंडल ही दीप्तिमान होता है लेकिन वर्णमंडल प्रकाशमान नहीं होता है, ठीक है। जो वर्णमंडल होता है उसमें सिर्फ कलर होता है, वो प्रकाश नहीं डिफाइन करता है, जबकि प्रकाश मंडल क्या होता है, दीप्तिमान होता है, चमकता रहता है। और क्योंकि यहाँ सूर्य का वायुमंडल होता है जो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, जो वर्णमंडल है, जो कलर वाला मंडल है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश का अवशोषण होता है। बस आपको ये समझना है कि सन से जो एनर्जी निकलती है वो दीप्तिमान होती है, बहुत ज़्यादा चमकदार होती है, लेकिन ये जब पहुँचती है कहाँ, वर्णमंडल में, तो वहाँ पे ये एब्जॉर्ब कर ली जाती है। इतना सा बात आपको ध्यान में रखना है। वैसे यहाँ से ये वाला पॉइंट कभी पूछा नहीं गया है, फिर भी आप फोकस ध्यान से समझ के रखना इसको। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम की ओर घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी है, सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। जब पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएगी तो आपको ये मिल जाएगा सूर्य, इसीलिए सूर्य हमेशा कहाँ मिलेगा दोस्तों, पूर्व की तरफ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। सूर्य में जो काले रंग का धब्बा होता है उसका क्या मतलब होता है, तो जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, जहाँ से एनर्जी नहीं निकल सकती, जहाँ से जल नहीं सकता, जो चीज़ जल नहीं सकता, वो लाइट नहीं दे सकता, तो काला ही होगा ना भाई साहब। तो इसीलिए सूर्य को जब देखोगे आप सुबह मॉर्निंग के एकदम बिल्कुल सुबह के समय में, तब थोड़ा सा दिख जाएगा आपको कि सूर्य में भी काला दाग होता है और चांद में भी दाग है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इन धब्बों का जो तापमान होता है वो आसपास कितने के होता है, 1500 से कम होता है, ठीक है। मतलब हमने अभी क्या बताया, जो सूर्य है इसके अंदर कितना है, लगभग 1500 लाख, ठीक है, लाख डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर होता है। अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, और अंदर ही कहीं बीच में थोड़ा सा धब्बा दिख जाता है, ठीक है, ये क्या है, धब्बा। और धब्बा पे यही 1500 लाख से कितना कम हो गया, बहुत कम हो गया, ठीक है, बहुत कम हो गया। कितना हो गया, 1500 डिग्री सेल्सियस। अब 1500 लाख से 1500 आ गया। अब सोच लो कि एक धब्बा क्या कर सकता है, तो सूर्य का इतना यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन यहीं बाहर की बात करेंगे तो वहाँ पे कितना होता है, 6000 होता है, वो भी आपको ध्यान में रखना। इन धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है दोस्तों। कितने वर्षों का होता है, 22 वर्षों का। पहले यही 11 वर्षों तक बढ़ता है और बाद में फिर 11 वर्षों तक घटता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर नया धब्बा आता है। ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, ठीक है, लगातार। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो धब्बे होते हैं इनका जो लाइफ टाइम होता है, चक्र होता है, एक चक्र पूरा चक्कर काटने में ये 22 वर्ष। कैसे आप देख सकते हो कि जब सूर्य के आगे आएगा तो आपको धब्बा दिखेगा, और जब सूर्य के पीछे चला जाएगा तो धब्बा छिप जाएगा, तो इसलिए आपको धब्बा नहीं दिखेगा। तो इनका पूरा एक चक्कर जो सूर्य के अंदर होता है ये कितने दिन का होता है, 22 साल लग जाता है ऐसा, ठीक है। तो 11 साल आगे 11 साल पीछे, जब आगे रहेगा तो आपके सामने दिख रहा है ये, तो इसलिए आपको सूर्य में भी दाग दिखेगा। लेकिन अगले 11 साल में इसका दाग हट जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य पर यह धब्बा दिखाई देता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावत आते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक स्टॉर्म आते हैं, जिससे रेडियो टीवी आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। देखोगे जब धब्बा होता है ना, उसी समय जो सिग्नल होते हैं वो कम काम करते हैं, जो पुरानी टीवी होती हैं वो सब खराब होना चालू हो जाती हैं। इसीलिए जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं ना, जैसे रेडियो, टीवी, ये सब ट्यूबलाइट, ये सब फ्यूज हो जाते हैं कुछ समय बाद, ठीक है। कुछ समय बाद जो टीवी रेडियो होता है उसमें खरखराहट की आवाज़ आने लगती है,
तो उसमें मैग्नेटिक स्टॉर्म मीन्स झंझावट, ठीक है, आप समझो ये मैग्नेटिक स्टॉर्म, कुछ चुंबकीय क्षेत्र की वजह से वहाँ पे बराबर नहीं हो पाता है वर्क, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, या तो ऐसे टीवी में झंझन झंझन होता है ना, जो सामने स्क्रीन पे आ जाता है जिसमें क्लियर नहीं दिखता है, या फिर टीवी ख़राब होने, जो पुरानी टीवियाँ होती हैं, टीवी वगैरह, पुराने रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये सब ख़राब हो जाते हैं जल्दी। तो रीज़न इज़ दैट कि वहाँ पे मैग्नेटिक स्टॉर्म यानी झंझावट की वजह से। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक पहुँचने में 8 से 3 मिनट अर्थात 8 मिनट 16 सेकेंड, मतलब 8 और ऑब्लिक 3 लिखा है, ये 3 का मतलब हो गया 16 सेकेंड, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कितनी बार पूछा है मैं ये भी नहीं बताऊंगा आपको, कोई भी एग्जाम उठा लेना, चाहे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम आप देखोगे 8 मिनट 16 सेकंड वाला ये क्वेश्चन ना भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बताऊंगा ही नहीं कि कहाँ कहाँ पूछा गया, हर जगह पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सूर्य की उम्र 5 बिलियन मानी गई है, मीन्स 50,000 लाख वर्ष, कितना, 50,000 लाख वर्ष मीन्स 5 बिलियन, चाहे दोनों में कोई डेटा आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो सूर्य की उम्र कितनी है, 5 बिलियन या फिर 50,000 लाख वर्ष होती है। भविष्य में सूर्य अपनी ऊर्जा 10⁻11 प्रकाश वर्ष तक कम कर देगा, ठीक है। ये भी मतलब इसका प्रकाश कम होता जाएगा, क्यों होता जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो ख़त्म होता जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम बनाता चला जा रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन जब जलता जाएगा तो हाइड्रोजन का स्टॉक कम होता जाएगा, और जब कम होता जाएगा तो उसका प्रकाश भी कम हो जाएगा, और उसको प्रकाश ट्रेवल करने में उसका जो टेम्परेचर है, बाकी चीज़ें भी उसकी उसी रेशियो में कम होती जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ग्रह पढ़ेंगे, प्लैनेट पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है। जितना आपको कंटेंट दिया जा रहा है उसमें बिल्कुल भी आप कोताही मत बरतिएगा, जितना पढ़ाया जा रहा है ऑलमोस्ट उतना आपको कंप्लीट करना है, काफ़ी कॉम्पैक्ट में पढ़ाया जा रहा है, मतलब मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सारा का सारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एनटीपीसी एग्ज़ाम तक आने तक, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होना है, ठीक है, उससे पहले मैं सारा कंप्लीट करा दूं, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ठीक है। ये सब चीज़ें जो आपका पूरा सीरीज चल रहा है, जो मैम ले रही हैं आपकी पॉलिटी की क्लास, और मैं ज्योग्राफी की ले रहा हूँ, इसके बाद हिस्ट्री भी मैं ही लूँगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी जब कंप्लीट हो जाएंगी तब आप क्या करोगे, तब जाके आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दो, तब आपका 100% आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, देखते रहिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब जितना भी काम है ना, ये बराबर आप ईमानदारी से करना, क्योंकि आपसे पैसे तो हम मांग नहीं रहे हैं, ठीक है। आपसे क्या है, एक बटन दबाने के लिए बोलते हैं। अच्छा, बटन दबाने से क्या फ़ायदा होता है, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ये भी मत सोचना कि बटन दबाने से हमें पैसा मिलता है, ठीक है। तो आप आराम से देखिए, एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।